Good morning, students. Today we are going to start our new chapter and that is print culture and the modern world. ये हमारे हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर है और ये चैप्टर अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्वाइट लिटिल बिट डिफ़िकल्ट फॉर स्टूडेंट्स, बट इसको हम पूरा कोशिश करेंगे कि 2 लेक्चर में हम इसे कंप्लीट कर लें। और यहाँ पे मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं जिसे पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, वो सिर्फ अगर इतना भी पार्ट पढ़ लेता है तो भी बड़े ईजिली वो पूरे क्वेश्चंस अटैम्प्ट कर पाएगा। स्टार्टिंग फ्रॉम अगर हम बात करते हैं प्रिंट कल्चर से, तो हमारा डायरेक्टली द फर्स्ट प्रिंटेड बुक्स जो सेकंड पेज है इस चैप्टर का, ये वहाँ पे हम आएंगे। और आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी होगा, जो प्रिंट टेक्नोलॉजी थी वो पहली बार जो फर्स्ट टाइम जो डेवलप हुई थी वो चाइना में हुई थी, देन जापान में हुई थी एंड देन कोरिया में हुई थी, राइट। चाइना, जापान एंड कोरिया तीनों का नाम याद रखेंगे। एंड उसके बाद ये हमारी स्टार्ट हुई थी, कहाँ पे चली गई थी? यूरोपियन कंट्रीज़, ठीक है। अगर हम 594 एडी की बात करें तो तब के बाद से चाइना में जो प्रिंटिंग जो चीज़ें थी, मतलब मशीन तो नहीं आई थी लेकिन वो पेपर को रब कर कर के और इंक जो सरफेस होता था, जैसे हम कार्बन पे या कोई एक कॉइन लेते हैं, कॉइन पे हम अपनी पेंसिल को रब करते हैं एंड वो चीज़ उभर के आ जाती है, उस टाइप का प्रिंटिंग कल्चर चाइना में हुआ करता था और वो सिस्टम हमारा वुड ब्लॉक कहलाता था, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहली जो चाइनीज़ ट्रेडिशनल बुक हुआ करती थी वो हुआ करती थी एकॉर्डियन बुक। यहाँ पे मेंशन है एकॉर्डियन बुक वाज फोल्डेड एंड स्टिच एट द साइड। एक साइड से मतलब उसको फोल्ड कर दिया जाता था और एक साइड से उसे स्टिच कर दिया जाता था, सी दिया जाता था, सिल दिया जाता था, ठीक है। और तो वो हमारी एकॉर्डियन बुक का आप नाम याद रखेंगे। कैलीग्राफी क्या होती है हमें पता है भाई, कैलीग्राफी क्या होती है? द आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल एंड स्टाइल राइटिंग, बड़ी खूबसूरती से लिखना इज कॉल्ड कैलीग्राफी। डेफिनेशन आप याद कर लेना। ये वाला पैराग्राफ अपने आप में इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, द इम्पीरियल स्टेट वाला, रीज़न कि चाइना में प्रिंटिंग बिफोर प्रिंटिंग कल्चर कैसे चीज़ों को प्रिंट किया जाता था, कैसे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे, एक बार उसको देख लीजिए। इम्पीरियल स्टेट इन चाइना यानी उस वक्त के जो राजा महाराजा लोग चाइना वगैरह में रहते थे, हम उनकी बात करें तो वो मेजर प्रोड्यूसर हुआ करते थे प्रिंटेड मटेरियल के। अब आप बोलोगे मैम प्रिंटिंग कल्चर था नहीं, प्रिंटिंग मशीन तो थी नहीं, तो कैसे वो प्रोड्यूसर हो गए प्रिंटेड मटेरियल के? तो इट्स वेरी सिंपल। जो ब्यूरोक्रेट सिस्टम होता था, जो ब्यूरोक्रेटिक्स होते थे, जो उच्च घराने के लोग होते थे, वो अपने पर्सनल रिक्रूट किया करते थे, अपॉइंट किया करते थे। और कैसे किया करते थे? थ्रू सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम होते हैं, जैसे आजकल आईएएस आईपीएस के एग्ज़ाम्स होते हैं, यूपीएससी वाले एग्ज़ाम्स होते हैं, उस वक्त सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम होते थे। एंड देन ये अमीर लोग, राजा लोग अपने जो मंत्री वंत्री होते थे उन्हें अपॉइंट किया करते थे इस एग्ज़ाम को, जो भी क्लियर करता था। अब इस एग्ज़ाम के लिए टेक्स्ट बुक कहाँ से आती थी? तो बड़ी सिंपली आप ये बोलेंगे कि भाई ये जो इम्पीरियल स्टेट था वो स्पॉन्सरशिप किया करता था एग्जामिनेशन को, ये टेक्स्ट बुक वगैरह की प्रोवाइड किया करता था। और 16th सेंचुरी से नंबर ऑफ़ एग्जामिनेशन जो कैंडिडेट्स होते थे वो जाते थे और नंबर ऑफ़ जो बुक्स थी वो बढ़ती गई, इनका प्रिंटिंग कल्चर फलता फूलता गया। अच्छा, उसके बाद जो अगर हम लोगों की बात करें तो मर्चेंट्स जो होते थे अपनी डेली लाइफ में इस प्रिंटिंग कल्चर को, इस इंफॉर्मेशन को ट्रेड के थ्रू फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ये चीज़ें स्प्रेड कर रहे थे। रीडिंग दिन पे दिन बढ़ रही थी और लोगों की एक लेजर एक्टिविटी बनते जा रही थी। लोग पसंद करते थे रीडिंग करना, फिक्शनल स्टोरीज़ पढ़ना, ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ना। जो रिच अमीर औरतें होती थी वो भी पढ़ती थी और उन्होंने तो कई बार अपनी पोइट्री एंड प्लेज़ को भी पब्लिश करना शुरू किया। जो स्कॉलर्स ऑफिशियल्स की वाइफ्स हुआ करती थी उन्होंने अपने काम को पब्लिश करना शुरू किया। मतलब कुल मिलाकर के हर कोई इसमें आ रहा था और शंघाई उस वक्त का एक बहुत बड़ा हब प्रिंट कल्चर का उभर के सामने आया। अब हम जापान की बात करेंगे, चाइना में सिर्फ इतना ही आप याद करेंगे, प्रिंट में जापान की बात करेंगे तो जापान में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज हुआ करते थे, जो बौद्धिस्ट कल्चर को स्प्रेड किया करती थी, अगर हम उनकी बात करें तो वो लोग चाइना से हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी को जापान में लेकर के आए 768 में। अब जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक थी उसका नाम था डायमंड सूत्रा। डायमंड सूत्रा क्या इंपॉर्टेंट है? तो हाँ बेटा ये इंपॉर्टेंट है और आप इसका प्रिंटिंग हुआ था 868। दोबारा बोल रही हूँ, हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं और पिक्चर्स जो थी उनको टेक्सटाइल पे प्रिंट किया गया। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मिडिवियल जापान में जो पोइट्स थे, उन्होंने प्रोज राइटर्स थे, उन्होंने रेगुलर पब्लिश करना शुरू कर दिया और बुक्स को
चीप हुआ करती थी और काफ़ी मात्रा में हुआ करती थी। यहाँ पे हम बात करेंगे लेट 18th सेंचुरी की, जहाँ पे अर्बन सर्कल्स में उभर रहा था ईडो। ईडो क्या है? जगह का नाम है जो आजकल टोक्यो के नाम से फ़ेमस है। टोक्यो क्या है? जापान की कैपिटल है। ठीक है? बड़ा सारा इलस्ट्रेशन, ऊपर सतरंगी बुक होती थी। अर्बन कल्चर में काफ़ी सारे आर्टिस्ट उभर के सामने आ रहे थे, कर्टियंस उभर के सामने आ रहे थे, लोगों की टी हाउस गैदरिंग होती थी। इन सब चीज़ों को ना इलस्ट्रेट करके दिखाया जा रहा था, मतलब चित्रों के रूप में दिखाया जा रहा था। ठीक है? लाइब्रेरीज़ हो गई, बुक स्टोर हो गई, हर जगह हैंड प्रिंटिंग मटेरियल आपको दिख रहा था। कोई ऐसा एक भी टॉपिक नहीं है जिस पे बुक्स ना होती थी, चाहे वो वुमेन वाला टॉपिक हो, चाहे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट हो, कैलकुलेशन है, टी सेरेमनी, फ्लावर अरेंजमेंट, फ्लावर डेकोरेशन, प्रॉपर एटिकेट, कुकिंग, फेमस प्लेसेस, हर चीज़, हर एक टॉपिक पे बुक हमें मिल जाती थी। यहाँ पे एक बहुत बड़े राइटर हुआ करते थे या पेंटर हुआ करते थे, जो भी हुआ करते थे, उनकी बात सुन लो। ये होते थे हमारे कितागावा उतामारो। कितागावा उतामारो ईडो में पैदा हुए थे और अपना उनकी एक ना बुक होती थी और एक प्रिंटिंग चीज़ हुई जिसका नाम था उकियो, पिक्चर्स ऑफ द फ्लोटिंग वर्ल्ड। तो ये बस यहाँ पे उकियो का नाम याद रखना और कितागावा उतामारो को बात करना है यहाँ पे, इससे ज़्यादा और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम यूरोप चलेंगे। यूरोप में प्रिंट कम टू यूरोप। यूरोप में हम बात करेंगे मार्को पोलो। मार्को पोलो कब था? हमारा 1295 और बहुत बड़ा एक्सप्लोरर था। इटली से था, वापस इटली गया चाइना से, जब वो काफ़ी हद तक एक्सप्लोर वगैरह कर चुका। चाइना से जाएगा तो भाई कुछ तो सीख के जाएगा ना, तो यहाँ से वुड ब्लॉक प्रिंटिंग कहाँ ले गया? अपने इटली में ले गया। इटली से बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि अब मार्को पोलो ने अपनी नॉलेज यहाँ पे ले आया। अब नाउ इटालियन ने बुक को प्रोड्यूस करना शुरू किया विद द हेल्प ऑफ वुड ब्लॉक प्रिंटिंग और टेक्नोलॉजी धीरे धीरे अदर पार्ट ऑफ यूरोप में स्प्रेड हो गई। अब हम बात करेंगे वेलम। वेलम एक नया वर्ड है और वेलम उस वक्त में क्या होता था? अ पर्चमेंट मेड फ्रॉम द स्किन ऑफ एनिमल। एनिमल की जो स्किन होती थी ना, उसको सुखा वुखा के कुछ ऐसी चीज़ों लगा करके उसको इस ढंग से बनाया जाता था कि उसको वेलम किया जाता था। और बहुत ज़्यादा ये वेलम एक्सपेंसिव हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। जब मैन्युस्क्रिप्ट से पत्ते वाली बहुत कॉस्टली होती थी तो वेलम तो और ज़्यादा कॉस्टली होगा क्योंकि ये एनिमल की स्किन होती थी। और लेकिन ये जो वेलम होता था इसमें बेचारे गरीबों के लिए नहीं होता था, ये एरिस्टोक्रेटिक सर्कल जो अमीर लोग हुआ करते थे वो लोग इस पे लिखा करते थे। और हम ये बोलेंगे कि जो हमारे जो मर्चेंट्स होते थे, स्टूडेंट्स होते थे, यूनिवर्सिटीज़ होते थे, यूनिवर्सिटीज़ में होते थे, वो चीपर प्रिंटेड कॉपीज़ वगैरह लेते थे, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं लेते थे। फिर हम यहाँ पे मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात करेंगे। बेटा मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका एडवांटेजेस भी इसका डिसएडवांटेजेस भी आप देख लेना। मैन्युस्क्रिप्ट्स क्या होते थे? तो मैन्युस्क्रिप्ट्स वर टोटली हैंड रिटन होते थे और मैन्युस्क्रिप्ट्स की जो कॉपिंग होती थी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती थी, बहुत ही मेहनत करके इसको लिखा जाता था, टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस हुआ करता था और इट कुड नॉट बी कैरिड अराउंड और रीड ईजिली। बहुत आसानी से उसको रीड करना थोड़ा मुश्किल होता था, बड़े आसानी से उसको इधर से उधर नहीं ले जाया जा सकता क्योंकि बहुत ही फ्रेजाइल था, टूट फूट या फट फुट सकता था ये। ठीक है? और जितने भी रिच पीपल थे जनरली वो लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स यूज़ किया करते थे, ये गरीबों के बस के बाहर की बात हुआ करती थी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे ग्यूटेनबर्ग की। यहाँ पे हम बात करेंगे ग्यूटेनबर्ग की और ग्यूटेनबर्ग की अगर हम बात करेंगे तो ग्यूटेनबर्ग कौन है? फादर ऑफ प्रिंटिंग प्रेस था गुटेनबर्ग। और इस ग्यूटेनबर्ग का जो प्रिंटिंग प्रेस था बेटा, अपने प्रिंटिंग प्रेस के लिए जाना जाता था 1430s में। था ये कहाँ का? जर्मनी का था। ठीक है? स्ट्रसबर्ग, जर्मनी, नाम याद कर लेना और नाम था इसका ग्यूटेनबर्ग। ये देखो ग्यूटेनबर्ग की फ़ोटो है यहाँ पे। और किसका बेटा था? तो मर्चेंट का बेटा था। इनके अपने एग्रीकल्चरल एस्टेट हुआ करते थे। ठीक है? अपने चाइल्डहुड की बात करें तो उसने देखा था वाइन एंड ऑलिव प्रेसेस कैसे होते हैं और इसने आर्ट ऑफ पॉलिशिंग स्टोन सीखा और कहीं ना आगे चल के गोल्ड स्मिथ मास्टर बना और उसके बाद उसने काफ़ी हद तक जो ट्रिंकलेट्स हुआ करते थे उनकी मदद से उसने अपना एक प्रिंटिंग प्रेस खोला। और सबसे पहली बात अगर बात करें तो द फर्स्ट प्रिंटेड बुक वाज बाइबल इन 1448 की बात करें। और बाइबल की बात करें जब पहली बार उसने छापा तो अबाउट 180 कॉपीज़ वर प्रिंटेड एंड इट टुक 3 years टू प्रोड्यूस इट। मतलब 180 कॉपी इसकी प्रिंटिंग प्रेस ने बाइबल की निकाली और उसमें उसको 3 साल लगे। आप सोच लो हमारे जो स्कूल्स में जो मशीन्स वगैरह होती हैं वो 180 क्या नंबर ऑफ़ कॉपीज़ निकाल देती हैं, लेकिन दैट वाज द फर्स्ट टाइम, पहला टाइम था।
ठीक है, तो इसको याद कर लेना बेटा। अच्छा, उसके बाद ग्यूटेनबर्ग का बस करने के बाद आप आ जाइए, और कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चलेंगे हम। प्रिंट रेवोल्यूशन का भाई इम्पैक्ट क्या पड़ा। इम्पैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे न्यू रीडिंग पब्लिक उभर के सामने आई, एक न्यू कल्चर था रीडिंग का। और अगर हम बात करें तो कॉमन पीपल जो दुनिया में तरह तरह जो लोग रह रहे थे, ओरल कल्चर स्प्रेड हो रहा था। एक बंदा कोई पढ़ता था, बाकी सब सुनते थे, क्योंकि बाकियों को पढ़ना नहीं आता था। अब जब बाकियों सुनते थे तो वो वही स्टोरी फिर आगे चल के स्प्रेड करते थे। तो कुल मिलाकर के ओरल कल्चर का स्प्रेड हो रहा था। सेक्रेट टेक्स्ट जो पवित्र होते थे वो लोग रीड आउट करते थे। बलाड्स रिसाइटेड, जो वीर गाथाएं होती हैं, कविताएं होती हैं, लोग उन्हें गा गा करके, देख देख करके पढ़ते थे, गाते थे। फोक टेल्स को नरेट किया जाता था, क्योंकि वो भी लिखी हुई आने लगी थी स्टोरीज़ के फॉर्म में। तो नॉलेज को ट्रांसफ़र किया जाने लगा ओरली। चाहे जो पढ़ा होता था वो तो पढ़ लेता था, जो नहीं पढ़ा होता था वो भी ओरली उन चीज़ों को सुनता था। पीपल कलेक्टिवली स्टोरीज़ को सुना करते थे, ठीक है। और कई लोग साइलेंट रीडिंग किया करते थे। मतलब दुनिया बड़ी खुश थी, लोग बहुत खुश थे उस रीडिंग से, उस प्रिंटिंग कल्चर से। और काफ़ी हद तक रीडिंग पब्लिक उभर के सामने आ रही थी। लेकिन अगर हम बात करें तो ट्रांजिशन वाज नॉट सो सिंपल, इतना भी आसान नहीं था। बुक कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, और किताबें जो थी वो सिर्फ लिटरेट व्यक्ति ही पढ़ सकता था। और यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें तो उस वक्त लिटरेसी रेट टिल 20th सेंचुरी काफ़ी कम था, ठीक है। अब जो कॉमन पीपल था उसने वेलकम किया प्रिंटेड बुक का, क्या उन्होंने वेलकम किया। अब अगर हम बात करते हैं तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो नहीं पढ़ सकते थे, लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ वो पिक्चर्स बुक की देखा करते थे। जो कलरफुल पिक्चर्स होती थी, पिक्चर्स को वो देख देख करके स्टोरी समझा करते थे, ठीक है। और अगर हम और बात करें तो कई बार तो कुछ जो सॉन्ग्स हुआ करते थे या कुछ चीज़ें गाने के फॉर्म में हुआ करती थी, उन्हें मिल के लोग गाते थे। और गैदरिंग में, ग्रुप में वो लोग चिल्ला चिल्ला के उन चीज़ों को बोलते थे, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे चौपाल टाइप की जो चीज़ होती थी ना, वैसे ही टैवर्न्स वहाँ पे टाउन्स में लगते थे, और लोग वहाँ पे लाउडली इन चीज़ों को पढ़ते थे, गाते थे, मिलजुल करके। और ओरल कल्चर इस ढंग से प्रिंट कल्चर में एंटर हुआ, और प्रिंटिंग जो मटेरियल था वो ओरली ट्रांसमिटेड हो रहा था, ठीक है। तो प्रिंटेड, आपको पता है ओरल का कल्चर का मतलब क्या है। यहाँ रिलीजियस डिबेट एंड द फियर ऑफ प्रिंट की बात करेंगे। यहाँ पे रिलीजियस डिबेट इट मीन्स धर्म को लेकर के कुछ डिबेट्स, और प्रिंटिंग के ऊपर लोगों के डर भी था। किन लोगों की डर की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम रिचर सेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि लोगों को डर था इन अमीरों को कि कहीं अगर एक आम व्यक्ति पढ़ करके हमारे अगेंस्ट हो गया, हमारे अगेंस्ट किसी ने रिवॉल्ट कर दिया, तो हमारी सत्ता गई। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, कुछ बुक्स का ना इन्होंने स्लॉट बनाया, नंबर ऑफ़ बुक्स का इंडेक्स बनाया, और कुछ बुक्स को इन लोगों ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया या प्रोहिबिटेड कर दिया कि इन बुक्स को कोई नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम उस बात की बात कर रहे हैं। और अगर हम और बात करें तो जो स्पेशली जो रिलीजियस अथॉरिटीज़ हुआ करती थी यूरोपियन कंट्रीज़ में, मोनार्क हुआ करते थे, राइटर्स, आर्टिस्ट, इनकी जो एंजाइटी थी वो वाइड स्प्रेड क्रिटिसिज्म हो रही थी न्यू प्रिंटिंग कल्चर को लेकर के, न्यू प्रिंटिंग लिटरेचर को लेकर के। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1517 में एक बहुत बड़े रिफॉर्मर हुआ करते थे जिनका नाम था मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर किंग की बात नहीं कर रहे हैं हम, मार्टिन लूथर की बात कर रहे हैं। उन्होंने 95 थीसिस लिखा था। ये क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट आ जाता है 95 थीसिस का, तो इसको याद कर लेना, मार्टिन लूथर का। और इन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था मैंने बहुत सारी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स, कर्मकांड को। किसको, किसके किसके कर्मकांड को, रोमन कैथोलिक चर्चेस को। बेटा मैंने बार बार बताया है, अगर हम कैथोलिक चर्चेस की बात करते हैं तो ईसाइयों में, क्रिश्चियन में दो सेक्ट होते हैं, एक होता है प्रोटेस्टेंट, एक होते हैं कैथोलिक। तो जो हमारे मार्टिन लूथर थे, ही वॉज अ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर, राइट। तो उन्होंने कैथोलिक चर्चेस के अगेंस्ट या कैथोलिक चर्चेस को क्रिटिसाइज़ किया था, उनके रिचुअल्स को लेकर के, उनके धार्मिक कर्मकांडों को लेकर के, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, एक कॉपी अपने पूरे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे, उसे चर्च के डोर पे विटेनबर्ग में जा करके चिपका दिया, चर्चेस के डोर पे। अब काफ़ी हद तक इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडिया। अब चैलेंज, एक चर्चेस को एक चैलेंज मिल गया कि भाई चलो अब इनके आइडियाज़ को कैसे डिबेट किया जाए, कैसे तोड़ मरोड़ के पेश किया जाए। लोगों ने इनके अगेंस्ट, जो कैथोलिक लोग थे उनके अगेंस्ट हो गए। अब होगा ये कि जो हमारे
जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन था वो तो चल पड़ा। और लूथर की बात करें तो इनका जो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो उनका ट्रांसलेशन की बात करते हैं, वो बिकी। कुल मिला के इनकी जो बुक थी या इनकी जो आइडियाज़ थे उनकी बात करें तो 5000 कॉपीज़ इनकी कुछ ही हफ्तों में बिक गई। अब उसके बाद अगर हम बात करें सेकेंड एडिशन जब आया 3 मंथ में, तो हम लूथर ने एक बात बोली कि प्रिंटिंग इज़ द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड। मतलब फाइनली गॉड का एक बहुत ही बहुमूल्य गिफ्ट है और सबसे महान गिफ्ट है। रीज़न क्यों? क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है, जो प्रिंटिंग कल्चर है, जो प्रिंटिंग की मदद से हम दुनिया को जागरूक कर सकते हैं, तो इनका कहने का मतलब ये था। ठीक है। तो जो प्रिंट कल्चर था वो बेसिकली न्यू इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर लेकर आता है, हेल्प करता है न्यू आइडियाज़ को, और रिफॉर्मेशन सोसाइटी करने में, सुधारने में बहुत ही मददगार होता है। यहाँ पे हम बस ये करेंगे। अगला जो लेक्चर होगा प्रिंट एंड डिसेंट से हम बात करेंगे, जहाँ पे हम मिनाकियो की बात करेंगे। आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है।